गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास के अंदर जहां पर हम थे उससे आगे। करमजीत सर, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने फाइनली आपको ये बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, या तो वो वीटी हो सकते हैं या पीटी हो सकते हैं या फिर पीवी हो सकते हैं। आप प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम को टेम्परेचर की टर्म्स में पुट कर सकते हो। तो अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने इन दोनों वेरिएबल को भी कांस्टेंट कर दिया तो फिर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और देखा जाए तो आपने अगर प्रेशर, अगर हमने इन सबको वॉल्यूम और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, मोल्स को भी कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोई चेंज हो ही नहीं रहा होगा। तो ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। फिर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसको डिफ्रेंशिएट किया था और इस तरह से इसको लिखा था, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt प्लस डेल्टा यू डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू टीवी। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या है? डिफरेंशिएशन इज बेसिकली व्हाट? du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके कारण? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज के कारण इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हो ये स्मॉल चेंज के कारण है। अगर लार्ज चेंज कर रहे हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसा मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था वही है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक लिया था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको थोड़ा सा चाहिए और चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा था डी एफ इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वाई को कांस्टेंट रखा, इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, एक्स को कांस्टेंट रखा, इंटू डी वाई। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यहाँ पर हमें y को कांस्टेंट रखते हुए सॉल्व करना है, तो 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पर हमें x को कांस्टेंट रखना है, तो 2y एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये दो वेरिएबल के एक्सप्रेशन को हमने क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। लेकिन अभी हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई और करना है। और हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अब अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इसको मुझे T1 से T2 और इसको V1 से V2 तक इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, उसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है। अब इनमें से आपको एक वैल्यू पता है, कौन सी? ये वाली वैल्यू पता है। कैसे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं बताया है, लेकिन फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समथिंग लाइक दैट du इक्वल्स टू q प्लस माइनस w। वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम बात करें तो ये du इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q, क्योंकि वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, तो du इक्वल्स टू q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन लिखवाया था, C इक्वल्स टू क्यू बाई डी टी। और यहाँ पर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? du। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैंने CV लिख दिया, इसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV, और अब मैं इस Q की जगह क्या लिख सकता हूँ? du बाय dt। और ये सब कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर d लिखो या डेल लिखो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। डेल लिख रहे हो
तो उससे ये सबको समझ में आता है कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो डी भी लिख सकते हैं, डेल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखें तो ये डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई। अभी भी पूरी सिंप्लीफाई नहीं हुई है, अभी हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है, बट फिर भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसके थ्रू हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये इक्वेशन तभी यूज करोगे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा हो। केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए तो क्वेश्चन ये आता फिर क्या हो रहा होगा, या तो टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम, इनमें कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इस तरह के प्रोसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कौन से सब्सटेंस के लिए, कौन से सब्सटेंस के लिए, तो मैंने सब्सटेंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, आइडियल गैस, रियल गैस, सॉलिड और लिक्विड। तो इस डेरिवेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें हमने सब्सटेंस की कोई कंडीशन पुट नहीं की है, मतलब वो आइडियल हो या रियल हो या सॉलिड लिक्विड हो, सबके लिए यूज किया जा सकता है। तो फॉर एनी सब्सटेंस आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अभी भी अगर हमें इसको यूज करना तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अभी भी नहीं पता है। तो इसको और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसे थोड़ा और समझना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन को और क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए फिर से मैं इस एग्जांपल पर आ रहा हूं, पहले इसको थोड़ा और समझते हैं। एक्चुअली ये क्या बता रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, या डीएफ की वैल्यू आपको क्या बता रही है कि ये चेंज इन एफ है ड्यू टू चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। अब यहां बहुतों को क्या कंफ्यूजन आता है कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं ड्यू टू चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने y को कांस्टेंट रखा हुआ है और यहां पर हम बोल रहे हैं कि x को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक ही सेंटेंस के अंदर x और y कांस्टेंट ये वर्ड्स भी आ रहे हैं, सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, और उसके साथ में ये भी आ रहा है कि x और y दोनों चेंज भी हो रहे हैं। तो ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आप यस यहां पर राइट नाउ हम x और y में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है जो हम यहां पुट करेंगे, जो मैंने यहां पुट की है, ये वैल्यू जो हम यहां पुट कर रहे हैं उसमें हमने y को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। अदरवाइज ओवरऑल y भी चेंज हो रहा है, और इस वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमने x को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड पार्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में x कांस्टेंट होगा, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो y को कांस्टेंट रखना होगा, लेकिन ओवरऑल जो हम चेंज निकाल रहे हैं उसमें x भी चेंज हो, ओवरऑल f में जो चेंज निकाल रहे हैं उसमें x और y दोनों ही चेंज हो रहे हैं। हाँ, अब अगर आप ये कह सकते हो कि अगर हम सर x को चेंज ना करें, तो अगर आप x को चेंज नहीं करो, केवल y को चेंज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर अगर x में कोई चेंज नहीं करो तो ये dx क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आप y में कोई चेंज नहीं कर रहे हो तो कह सकते हो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी। लेकिन बहुतों के माइंड में क्या आता है, जैसे मैं आपको यू पुट करूं कि x में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये dx 0 है, तो बहुतों को ये लगता है ये भी 0, ये dx या डेल्टा x नहीं, ये वैल्यू 0 होगी, ये 0 नहीं होगी। क्यों? बेसिकली ये जो टर्म है वो डिफाइन ही ऐसे हो रही है, ये क्या है, चेंज इन f विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एट कांस्टेंट y। आप चाहे ये जो टर्म है ये डिफाइन ही हमने इसी तरह से की है कि जब x में चेंज हो रहा है तो f में कितना चेंज होगा, कीपिंग y कांस्टेंट। ये टर्म हमने एक डिफाइन करके रख दी जिसकी वैल्यू यहां पर ये आ रही है। अब आप कहते हो कि नहीं मैं जो चेंज कर रहा हूं उसमें x चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इस टर्म को नहीं चेंज करोगे। अगर आपका x चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये dx वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म तो इसी तरह से डिफाइन हो रही है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं कुछ इस तरह से समझा सकता हूं आप लोगों को। लेट्स से आपको एक कार का एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करना है तो क्या किया आपने, एक बहुत ही अच्छी सी रोड ली, बहुत ही यानी जिसे कहते हैं ना एकदम स्मूथ सी रोड है, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस वाली रोड है, और उस पर आपने कार का एवरेज निकाला। ठीक है, आपका कार का कुछ एवरेज आ गया। अब आप उसी कार का एवरेज किसी फ्रिक्शन वाली सरफेस पर, रफ सरफेस पर निकालना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो खुद चेक कर लो
प्रैक्टिकली वो एक तरीका है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लो कि फ्रिक्शनलेस वाली सरफेस पर कार का एवरेज इतना है, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस पर एवरेज निकालने के लिए जो फ्रिक्शनलेस वाली सरफेस पर एवरेज था उसको हम किसी फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फ्रिक्शन वाली सरफेस पर कार का एवरेज निकालना है तो हम डेटा जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी सरफेस का यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन लेस वाली सरफेस का। हाँ, लेकिन उसको किसी ना किसी फैक्टर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर हमें चेंज इन एफ निकालना है, तो यहां पर ये जो डेटा हम यहां पर यूज कर रहे हैं ये कौन सा डेटा है कि जब y कांस्टेंट है और x में हमने कुछ चेंज किया तो उससे f में चेंज आया। ये डेटा हमने फाइंड आउट कर लिया और उस डेटा को अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सिमिलरली बहुतों को ये लगता है कि यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फिर से ये डाउट आता है क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो नहीं, टेम्परेचर भी हम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। हाँ, ये जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है इसमें हमने वॉल्यूम को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। इस वैल्यू को फाइंड आउट करते वक्त हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर को। मतलब इसको यूं समझ लो कि ये जो सीवी का डेटा निकल के आएगा, यस, ये सीवी का डेटा तब निकल के आएगा जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, या ये डेटा कब मेजर होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये इस डेटा को मेजर करते वक्त आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, अदरवाइज इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सीवी का डेटा तो वही रहेगा, चाहे वो अच्छा वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तब भी सीवी तो डिफाइंड ही है। हाइड्रोजन के लिए सीवी आपने डिफाइन कर लिया, ऑक्सीजन के लिए सीवी की वैल्यू डिफाइन कर ली कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का डेटा है। अब उस डेटा को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे फ्रिक्शनलेस वाली सरफेस का एवरेज निकाल लिया, वो डेटा आप फ्रिक्शन वाली सरफेस पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसे किसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई या ऐड या जो भी करना होगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना, लोकलाइज्ड इसमें ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, अदरवाइज ओवरऑल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ये सीवी का डेटा मेजर जो हुआ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, लेकिन राइट नाउ ये जो हम इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल रहे हैं उसमें ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, जैसे मैं कहूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट, डीवी की टर्म जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट, dt की टर्म जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये तो हम डिफाइन ही इसी तरह से कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट है तब भी सीवी की वैल्यू तो डिफाइन होगी, सीवी की वैल्यू तो तब भी यहां पर हम निकाल चुके हैं। हाँ, अब आपके प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पर आप इस dt को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं हम इसको। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सोचना है इस बात पर। अब हम आगे इसको और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन केस 1 फॉर एन आइडियल गैस undergoing any process. For an ideal gas undergoing any process, यहां पर फिर बहुतों को डाउट हो सकता है कि सर अंडरगोइंग एनी प्रोसेस से क्या मतलब हुआ, तो मैं केमिकल और फेस चेंज को पहले ही हटा चुका हूं। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, तो ये बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं, तो याद करो, आइडियल गैस के लिए हमने कहा था फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो होती है, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो यहां से अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है टेम्परेचर, वॉल्यूम का कोई वेरिएबल नहीं है, उस टेम्परेचर को भी आपने कांस्टेंट कर दिया। तो अगर आप इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा।
ये डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। ये तो मैंने मैथमेटिकली बोला, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। एक आइडियल गैस के केस में हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज या केवल किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, तो आइडियल गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती है। अब आइडियल गैस के केस में अगर आपको इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो टेम्परेचर चेंज करना होगा, और टेम्परेचर को इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना होगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है तो टेम्परेचर चेंज करना होगा, और टेम्परेचर को ही हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। तो du इक्वल्स टू cv dt फॉर n मोल्स, n मोल्स के लिए du इक्वल्स टू n cv dt। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कंडीशन हमने केवल क्या कहा है, फॉर एन आइडियल गैस। जैसे ही मैंने ये बोला आइडियल गैस, ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। क्यों ये जीरो हो गई, बिकॉज ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो आएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं बता दूं, कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुतों को लगता है कि du इक्वल्स टू ncv dt, क्या ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आंसर लिख सकते हो आप, du इक्वल्स टू ncv dt, क्या ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। हाइजनबर्ग भी है हमारी क्लास में, वेरी गुड हाइजनबर्ग साहब। चलिए, यस, ये फॉर्मूला हम चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो हमेशा यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहीं से मैंने आपको कहा था कि सीवी का डेटा जो है वो किस कंडीशन पे मेजर हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। लेकिन यहाँ पर जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो इस पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओवरऑल प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ओवरऑल प्रोसेस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। यहाँ कहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमने डीवी पर कोई कमेंट नहीं किया है, हमने क्या कहा, आइडियल गैस है तो ये वाली टर्म जीरो होगी। तो यहाँ पर राइट नाउ हमने ये नहीं कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो ये वाली टर्म को जीरो होगी। कंफ्यूजन क्यों होता है उसका कारण भी बता दूं, बहुतों को ये लगता है एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर QV इक्वल्स टू NCV/dt, ये एक और फॉर्मूला है। यहां पर यस, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाओगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन ही वैसे है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं डिराइव हुआ है। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन अलग है। केवल यहां से देखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। बहुतों को लगता है सर ये भी तो NCV/dt, ये भी NCV/dt, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डेरिवेशन से जाओगे तभी समझ में आएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू ही आपको इसको समझना होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। इसी के अंदर कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कंफ्यूजन और कैसे बढ़ जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो केस 2 for real gas
अब हम एक रियल गैस की बात कर रहे हैं। अब बात आती है रियल गैस की, तो क्या रियल गैस के लिए भी डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या हम जीरो बोल सकते हैं? तो आंसर इज नो। एक रियल गैस के लिए आप इसे जीरो नहीं कह सकते हो। क्यों? इसको मैं दो तरह से समझा देता हूं। एक तो ये अब इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर के अलावा वॉल्यूम और इसका भी फंक्शन है, तो ये जीरो नहीं होगा, पहला पार्ट। दूसरा, एक रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पार्ट होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में तो डेफिनेटली कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो सकती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फोर्सेस चेंज होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, बढ़ेगी या पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, तो अब की बार ये चेंज जीरो नहीं होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल रहा हूँ, फॉर रियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी ऐसा हम प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने एक तरह से कह दिया dV क्या हो गया? जीरो। तो du इक्वल्स टू डायरेक्ट n मोल्स के लिए लिख रहा हूं मैं NCV dt। लेकिन इस बार ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इस बार जो ये फॉर्मूला हमारे पास आया है du इक्वल्स टू NCV dt, ये तब आया है जब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाली टर्म हमने जीरो की है, ये वाली टर्म जीरो नहीं हुई है। हमने माना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, जिसके कारण ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो अब यही फॉर्मूला du इक्वल्स टू NCV dt एक रियल गैस के लिए आप तभी यूज कर पाओगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी यहां पर मेजर कंफ्यूजन होता है कि सेम फॉर्मूला यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो यूज कर सकते हो। यहां पर हम कह रहे हैं कि तभी यूज कर पाओगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये सब तब समझ में आएगा जब आप यहां से सोचना स्टार्ट करोगे, डेरिवेशन की स्टेप्स देखोगे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको पूरा चेक करना है तो आपको समझना है तो आपको इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम होती है जब हम शीट सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आगे चल के बहुतों को यही कंफ्यूजन आता है। एक क्वेश्चन आता है रियल गैस के लिए, जब वो फॉर्मूला लगाते हैं du इक्वल्स टू NCV dt, तो मैं कह देता हूँ कि नहीं, du इक्वल्स टू NCV dt आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्योंकि मैंने कह देता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। बट वैसा ही क्वेश्चन जब एक आइडियल गैस के लिए आता है तो मैं कहता हूँ कि आप du इक्वल्स टू NCV dt यूज कर सकते हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। तो बहुतों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यस, आइडियल के लिए अलग है रिजल्ट्स, रियल के लिए अलग है। आइडियल गैस के लिए आप हमेशा यूज कर सकते हो, बट रियल के लिए नहीं कर सकते हो। देन केस 3, फॉर सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। एक सॉलिड और लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या ये जीरो होगा? नहीं। सॉलिड की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वॉल्यूम चेंज करने पर दूर जा रहे हो या पास जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। यानी वॉल्यूम चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये टर्म जीरो नहीं होगी। लेकिन हमें पता है सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वॉल्यूम को आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो? कांस्टेंट। यानी इसे हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगेन कह सकते हो कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो du इक्वल्स टू NCV dt, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ सॉलिड और लिक्विड के लिए Cp Cv सब बराबर होते हैं, तो इसे आप NCdt भी लिख सकते हो। तो फाइनली देखा जाए तो तीनों केसेस में फाइनल रिजल्ट वही आया है, बट तीनों के लॉजिक अलग अलग हैं। तीनों में लॉजिक बिल्कुल अलग अलग है। फाइनल रिजल्ट के बजाय याद यहाँ पर सीक्वेंस से करोगे तभी याद हो पाएगा।
फिर से मैं बताता हूँ याद कैसे करना है इसको, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से होगी, नंबरिंग करनी होगी आपको। पहला सेंटेंस जो आपको बोलना होगा, फर्स्ट पॉइंट जो बोलना होगा, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, ये पहला सेंटेंस होगा। du इक्वल्स टू CVDT प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dV, ये आपका पहला सेंटेंस होगा। फिर दूसरा सेंटेंस ये होगा, केस 1 फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। इसमें केवल इतना नहीं बोलोगे केस 1 फॉर एन आइडियल गैस, यहाँ पर आपका सेंटेंस नहीं रुकना चाहिए। आपका सेंटेंस फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस वर्ड को आपको एम्फेसाइज करना होगा। और साथ में ये भी याद रखना होगा कि हाँ, हम केमिकल और फेस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, इस सेकेंड पॉइंट में बोल रहा हूँ, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज 0, देयरफॉर du इक्वल्स टू NCV dt। ये आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म हमने क्यों 0 बोली है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फॉर एन आइडियल गैस। थर्ड पॉइंट वापस से इसी को हाईलाइट करते हुए, du इक्वल्स टू NCV dt फॉर एन आइडियल गैस वेदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट। फिर से इसी को हाईलाइट करते हैं, वेदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट और नॉट, ये वापस से बोलोगे कि फोर्थ पॉइंट, फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर रियल गैस अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस du इक्वल्स टू NCV dt, du इक्वल्स टू NCV dt। फिफ्थ पॉइंट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, v को ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं, तो du इक्वल्स टू NCV dt। तो ये 5 पॉइंट है, जैसे मैंने बोले हैं एग्जैक्टली आपको उसी तरह से याद रखना है। इनको रजिस्टर बंद करो, इन पॉइंट्स को लिखो, या इन पॉइंट्स को 1 नहीं 2 नहीं 10-10 बार रिवाइज करो, रिकॉल करो। अभी क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद करना, फिर इवनिंग में करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको समझना होगा। दो मुश्किल कह सकते हो, थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन बार बार अगर आप इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएगी। इस चैप्टर के लिए ये लैंग्वेज, ये डेरिवेशन जो है अगेन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स बहुतों को इसीलिए नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इस पार्ट को समझना है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू ही समझ पाओगे। और बहुतों को लगता है कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्या करें, लेकिन अगर हमें समझना है तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में चेंज के फॉर्मूले आ गए। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से कहूँगा ये फॉर्मूले तभी लगाओगे जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा हो। पुष्पेंद्र पनवार, यही मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, CV है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना। CV में वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो CV आप फाइंड आउट कर रहे हो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट जब हम इस CV को यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डाउट आपने मुझसे यहाँ पर पूछा है। यही मैंने कहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त x और y को आप कांस्टेंट रख रहे हो, अदरवाइज जो ओवरऑल चेंज आप निकाली किसके थ्रू रहे हो, x और y में चेंज के थ्रू। किस में चेंज निकाल रहे हैं, f में चेंज निकाल रहे हैं, तो ओवरऑल ना तो x कांस्टेंट है, ओवरऑल ना y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए, इनको यूज कैसे करेंगे वो अब हम आगे देखेंगे। बट फाइनली अब हम इस पोजीशन में हैं, हमने सारी डेफिनेशंस लिख ली, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आई थिंक सबको पता है, लिख लीजिए। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, स्टेटमेंट लिख लिया। एक डाउट आया, चलिए उसको भी मैं बता देता हूं।
कि अगर हम V और T की जगह P और T लेंगे तो क्या होगा। P और T भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि V और T लेने से फायदा क्या हुआ कि हमने एक टर्म को क्या पुट कर दिया, CV। P और T पुट करोगे तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। दो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हो, लेकिन उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फर्दर सॉल्व करना है तो V और T को यूज करो, जो कि हमने यहां पर किया है। गगन पाराशर का एक स्टेटमेंट है, केस 2 में हमने du बाई dt को नॉन जीरो क्यों लिया है। रियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही होती है, तो वॉल्यूम चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। चलिए अब मैं वापस इस पार्ट पर आता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इसको अलग अलग तरह से कोई पुट कर सकता है। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका यूज क्या है, इसका यूज जो है वो मैं बता रहा हूं। लेट्स से हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस बाहर अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। क्लोज सिस्टम अगर है, अब अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो इसके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस होगा जिसकी अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। इसे U इनिशियल से लिख देता हूं। अब सब्सटेंस ना तो बाहर से अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर आ सकता है, तो इस इंटरनल एनर्जी को मुझे चेंज करना है। एनर्जी को अगर चेंज करना है तो अब दो तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। ये दो तरीके, लेट से हमने इसको Q हीट दे दी और इस पर W वर्क भी कर दिया। Q हीट दी, W वर्क कर दिया, तो अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी हमने Q हीट दे दी, वर्क डन भी कर दिया W, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ इतनी हो जाएगी, इनिशियल प्लस Q प्लस W। इस इनिशियल इंटरनल एनर्जी को इधर लेके आ गया तो du इक्वल्स टू Q प्लस W। एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W। यानी इंटरनल एनर्जी में, बड़ा सिंपल सा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज केवल दो ही तरीके से हो सकता है, हीट के कारण और वर्क के कारण। अगर आप कह दो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो Q भी जीरो, W भी जीरो, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। यस, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला अलग अलग है। फिजिक्स में यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है, क्योंकि उनका साइन कन्वेंशन अलग है, हमारा साइन कन्वेंशन अलग है। तो ओवरऑल दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। आप फिजिक्स से भी इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालोगे तो वही आएगा, केमिस्ट्री में भी निकालोगे तो वही आएगा। बट केमिस्ट्री में जब भी फॉर्मूला लिखोगे du इक्वल्स टू Q प्लस W, यहाँ पर ये फिजिक्स में आप dq और dw भी लिख देते हो, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये स्मॉल हीट ट्रांसफर है, ये स्मॉल वर्क डन है। मैं यहाँ पर इनको स्मॉल q और कह सकते हो स्मॉल w से मैं लिख रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, du इक्वल्स टू Q प्लस W, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला है। अगेन देख के लगता है सर इसमें क्या है, मतलब जनरली लगता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या बड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट होगा, तो इसको देख के ऐसा फील नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस यही है कि इसने इन तीन डिफरेंट टर्म्स को रिलेट कर दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन। ये जो तीनों डिफरेंट टर्म्स थी, इन तीनों को यहाँ पर हमने रिलेट कर दिया है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, या मान लीजिए आपको Q और W पता तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन पता है तो यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, Q निकाला जा सकता है। यानी फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिसमें से अगर दो अननोन पता है तो थर्ड वेरिएबल हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्यों? क्योंकि जितने भी फॉर्मूले अभी हमने यहाँ पर डिराइव किए हैं, आप नोटिस करोगे वो किसी न किसी कंडीशन पर है। जैसे डेल्टा U के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं वो तभी है जब कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा हो। अब मान लो कोई केमिकल और फेस चेंज हो रहा है
तो फिर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप अगर Q आपको पता है, वर्क डन पता है, तो उसके लिए आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इस तरह के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मुझे Q निकालना है, अब Q का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एनसीवी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर है तो एनसीपी डेल्टा टी। मान लो अगर मैं कह दूं ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट ना प्रेशर कांस्टेंट है, अब हम Q कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको डेल्टा यू या वर्क डन पता है तो आप वहां से Q निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। स्नेहाशीष घोष या 2-3 ने डाउट लिखा है, du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp नहीं होता है। Cv को हमने डिराइव किया था, तरीका देखा था आपने, उस डेरिवेशन के थ्रू जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर du Q के बराबर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं होता है। Calculate heat transfer for 1 mole ideal gas. Calculate heat transfer for 1 mole ideal gas undergoing a change from 2 liter 300 Kelvin. टू लीटर 300 Kelvin to 4 liter 500 Kelvin against a constant external pressure 5 bar. और एक काम करना छोटा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त R की वैल्यू जो है वैसे तो 8.314 होती है, अप्रोक्सीमेटली आप इसे अभी क्या ले लेना 25/3 जूल। ओके, मोनो एटॉमिक गैस है, मैंने आइडियल गैस बोला, मोनो एटॉमिक है।
ठीक है, करके देखते हैं। पहला तो एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर कर दूं, क्या इस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है क्या? तो मैंने जो लिखा है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और वो कितना है 5 बार। अंदर का प्रेशर कांस्टेंट नहीं का है और वो है भी नहीं, उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वॉल्यूम जो है 2 लीटर से 4 लीटर हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो टेम्परेचर 300 से कितना होना चाहिए था 600 केल्विन, जो कि नहीं हो रहा है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। और एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर स्टॉपर्स लगे हुए हैं यहाँ पर तो अंदर और यहाँ पर भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पर भी लगे हो सकते हैं, तो अंदर और बाहर का जो प्रेशर है वो सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बाहर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर आप चाहो तो PV = nRT से निकाल सकते हो। इनिशियली और फाइनली मोल्स दे रखे हैं तो वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है -P एक्सटर्नल इंटू dV, और ये कितना है -5। वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया 2 लीटर का, तो ये बार इंटू लीटर है, बार इंटू लीटर, तो -10 यानी -1000 जूल। ये तो क्या आ गया हमारा वर्क डन। अब क्या निकालना होगा डेल्टा यू, सिंस आइडियल गैस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं NCV डेल्टा T, N की वैल्यू 1, CV की वैल्यू 3/2R, 3/2R, R की वैल्यू 25/3 इंटू डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो गई 200, टर्म कैंसिल आउट हो गई 100, तो ये कितना हो गया 2500। ये किसकी यूनिट में आ गया जूल। वर्क डन पता चल गया आपको डेल्टा यू पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है Q, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W, और यहाँ पर डेल्टा यू की वैल्यू 25,000, Q निकालना है, वर्क डन -1000, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 350। एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जो इस पर्टिकुलर फर्स्ट लॉ को हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरह से हम डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू में से कोई एक अननोन है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था, आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो वो हम आगे से आगे देखेंगे। फर्दर यहाँ पर अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एंथैल्पी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं H से। एंथैल्पी की अब मैं बात कर रहा हूं, बहुत कह सकते हो एक कॉमन सी टर्म है, 11th में भी आप पढ़ चुके हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बॉर्न हेबर्ट साइकिल के अंदर के एक रिएक्शन के साथ हम जनरली डेल्टा H का टर्म लिखते हैं, डेल्टा H -100 -200 +100 +50। इवन एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब भी बात आती तो हम कहते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, या एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंथैल्पी की, मैं पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जो टर्म हम लिखते हैं वो तो डेल्टा H है। अब मैं बात कर रहा हूँ एंथैल्पी की, क्या सोचते हो एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, राइट डाउन। What is the difference what is the definition of enthalpy?
बहुत सारी टर्म्स यहाँ पर आई है, वन बाय वन करके पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा। बहुतों ने लिखा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि टोटल वर्ड से क्या समझते हो भाई? एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो एनर्जी उसको तो हमने यू से रिप्रेजेंट किया है। क्या ये यू एनर्जी नहीं है? यू भी एनर्जी है। इस जो सिस्टम की एनर्जी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। तो फिर ये एंथैल्पी टर्म क्या है? अगर हम इसको भी एनर्जी बोलेंगे तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सेकंड, बहुतों ने और जो लिखा है हीट कंटेंट, जिसके लिए मैं आपको लेक्चर 1 से मना कर रहा हूं। क्या किसी सिस्टम के अंदर हीट होती है? क्या नहीं होती। तो हीट कंटेंट का क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर इतनी हीट है, मेरे अंदर हीट नहीं है, मेरे अंदर क्या है? एनर्जी है। तो हीट कंटेंट ये गलत वर्ड है। हीट कंटेंट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। हीट कंटेंट वर्ड आप आज का हीट वर्ड बोलो, हीट के आगे कंटेंट लगाने से कोई बात नहीं बदलेगी। बहुतों ने हीट लिख दिया, हीट एनर्जी लिख दिया, जो मैं पहले से, अरे हीट अलग टर्म है, एनर्जी अलग टर्म है, आपने दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड और बना दिया, हीट एनर्जी। एक वर्ड और बना दिया तो उससे भी कोई मतलब नहीं। तो ना तो हीट कंटेंट है, ना आप जो बोल रहे हो टोटल एनर्जी, वो तो यू ऑलरेडी है ही। बहुतों ने कुछ और भी लिखा है। यस, कुछ एक दो अब सही मुझे टर्म भी दिख रही है। बहुतों ने सही सही भी लिखा है, ऐसा नहीं है। ऋतिक गंगवार ने भी सही लिखा है कि एंथैल्पी, नाम मुझे नहीं, अखिल शायद में भी, एंथैल्पी इज नथिंग बट। तो यस, पहली चीज मैं आपको बता दूं, एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। यस, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये एक टर्म है जो कि हमने ऑन पेपर डिफाइन की है। ऑन पेपर इस टर्म को हमने डिफाइन किया है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमने इसको डिफाइन किया, पहले वो समझते हैं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या लिख सकते हैं? du इक्वल्स टू q। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। अब होता क्या, मोस्टली जो हम प्रोसेस करते हैं रियल लाइफ में, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। और हीट ट्रांसफर को मेजर करना आसान होता है कि अंदर से बाहर कितनी हीट जा रही है, बाहर से अंदर कितनी आ रही है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस हीट ट्रांसफर को हम किसके बराबर कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और उसका हीट ट्रांसफर भी सपोज हमने मेजर कर लिया, तो हम इस Q को एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम किसी पैरामीटर से रिलेट करना चाहते हैं। यानी इस Q को हम किसी पैरामीटर के इक्वेट करना चाहते हैं, ऐसा कोई पैरामीटर हमें चाहिए। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, जिसे हमें फुलफिल करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q डेल्टा U के बराबर हो जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी अब हमें ऐसा कोई पैरामीटर चाहिए, वैल्यू चाहिए जो कि Q के बराबर हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट है तो हमें इसको फुलफिल करना है। तो बहुत सोचा गया कि किस तरह से टर्म को डिफाइन किया जाए। तो हमने एक टर्म को डिफाइन, यानी बहुत सारे हिट एंड ट्रायल किए और हमने देखा कि फाइनली अगर एक टर्म हम इस तरह से डिफाइन कर दें U प्लस PV, तो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक टर्म डिफाइन कर दी U प्लस PV। ऑब्वियसली इसे कुछ ना कुछ नाम तो देना ही होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एंथैल्पी बोल दिया। इसको हमने कह दिया एंथैल्पी। यस, ये टर्म इसी तरह से डिफाइन हुई है, U प्लस PV। अब नाम तो कुछ भी रख सकते थे, तो एक नाम हमने यहाँ पर क्या रख दिया? H। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। यस, मैथमेटिकली हमने इसको ऑन पेपर डिफाइन किया है कि एंथैल्पी क्या है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V। बहुतों की आदत क्या होती है? PV एनर्जी, एक वर्ड और यहाँ निकाल देते हैं, PV एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट जूल है। देखो, बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन उसका कोई फील नहीं आएगा। फील आप केवल काइनेटिक एनर्जी को कर सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को कर सकते हो। PV एनर्जी बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, P इंटू V का प्रोडक्ट है। आप बहुत सारी टर्म्स और भी डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो आप कह दो कि यहाँ पर मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, V इंटू T, कर सकते थे। ये कुछ और नई टर्म हो जाएगी।
लेकिन इसका कोई फील नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको फील नहीं कर सकते हो, तो मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एंथैल्पी, आंसर इज U प्लस PV। हाँ, अब पहले ये देखते हैं कि इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो उसकी बात हम करें कि क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो वो अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट, वो हम यहाँ पर चेक करें। तो इसको अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, चेंज की बात कर रहा हूँ। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ए चेंज। फॉर ए चेंज का मतलब ये नहीं कि फॉर ए चेंज, चलो कुछ और करते हैं। फॉर ए चेंज मतलब कुछ चेंज आप कर रहे हो, तो DH इक्वल्स टू DU प्लस PdV प्लस VD। DH इक्वल्स टू Q प्लस W इंटरनल फर्स्ट लॉ से, PdV प्लस VD। कोई कंडीशन, हाँ बस इतना कहा, कोई हम चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कंडीशन मैंने यहाँ पर पुट नहीं की है। अब बहुत तो क्या लगता है वर्क डन और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस P एक्सटर्नल DV। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, सब्सक्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिस्टम का प्रेशर है, ये सिस्टम का वॉल्यूम है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल रहा हूँ, सिंस यहाँ पर लिख देता एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अगेन कहने से तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो, तो कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए, तभी वो प्रेशर को कांस्टेंट रखेगा। तो अगर पिस्टन लगा हुआ कंटेनर, तो वो हमेशा अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के बराबर रखेगा और कांस्टेंट भी रखेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर आप कह सकते हो कि जो P इंटरनल होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल। तो वर्क डन इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस P dV। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन अगर हम यहां पर पुट कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर ये कंडीशन हम पुट करें, तो वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूं, Q माइनस PdV प्लस PdV, और कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो DH इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, Q। DH इक्वल्स टू Q, यानी Q को हम किसके बराबर कर सकते हैं, DH के बराबर। Q को हम DH के बराबर कर सकते हैं। तो वही हमारा पर्पस था कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पर भी एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसको हम Q के बराबर कर सकें। तो वो पर्पस हमारा यहाँ से सॉल्व होता है, H इक्वल्स टू U प्लस PV। तो एक टर्म हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, लेकिन अगेन फिर बात वही आती कि सर ठीक है टर्म तो समझ में आ गई, आपने डिफाइन कर दी, लेकिन ये एंथैल्पी है क्या, यानी होता क्या है। बहुत बार बहुत सारा डिस्कशन करो, एट द एंड क्वेश्चन यही आता है, ठीक है सर आप जो कह रहे हो वो तो समझ में आ रही है, लेकिन एंथैल्पी क्या है, क्यों, यानी एंथैल्पी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एंथैल्पी को आप फील नहीं कर सकते हो। तो ये सोचना थोड़ा सा बंद करना होगा, क्योंकि आदत वही होती है सर एंथैल्पी हमें समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हमें उसको फील करना है, हमें उसको फील करना है, और वो फील आप कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए लगता है एंथैल्पी टर्म समझ में नहीं आ रही है, तो वो कभी भी नहीं होगा। एंथैल्पी इज U प्लस PV। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एंथैल्पी, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, इट इज U प्लस PV, और कुछ भी नहीं बोलना है। इसके अलावा दूसरी लाइन आपको नहीं बोलनी है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर मैं कहता हूँ एंथैल्पी बढ़ रही है, आंसर इज एंथैल्पी बढ़ रही है। अगर मैं कह रहा हूँ एंथैल्पी कम हो रही है, तो एंथैल्पी कम हो रही है, और कुछ भी आप नहीं बता सकते हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हो कि एंथैल्पी बढ़ रही है मतलब U प्लस PV की वैल्यू बढ़ रही है, एंथैल्पी कम हो रही है मतलब U प्लस PV की वैल्यू कम हो रही है, और कुछ सोच नहीं सकते हो। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो हमें थोड़ा फील आता है, क्या तो ट्रांसलेशनल बढ़ रही होगी, रोटेशनल बढ़ रही होगी, वाइब्रेशनल बढ़ रही होगी, कुछ समझ में आता है। तो लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी के केस में कुछ भी आपको नहीं सोचना है। फिर से कह दो, अगर आप एंथैल्पी को फील कर पा रहे हो तो मतलब गलत है, आप गलत सोच रहे हो, वो गलत तरीका हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बहुत जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर Q किसके बराबर हो गया, डेल्टा H के बराबर। तो बहुतों को यही लगता है कि एंथैल्पी टर्म ही तभी डिफाइन होती है जब प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा मैंने नहीं कहा,
एंथैल्पी टर्म तो हमने डिफाइन कर दी, U प्लस पीवी, U डिफाइंड है, P डिफाइंड है, V डिफाइंड है, तो आप हर जगह आप H भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। और ये एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन है जहां पर हम एंथैल्पी चेंज को थोड़ा फील भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसको, एंथैल्पी में चेंज को, एंथैल्पी को नहीं। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर कोई आप प्रोसेस कर रहे हो, हीट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रही है, तो उस क्यू को हम डेल्टा एच के बराबर कह सकते हैं। तो यहां पर हम इसको बराबर फील कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट अगर नहीं है तो हीट की अपनी वैल्यू होगी, डेल्टा एच की अपनी वैल्यू होगी, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो, क्यू की भी अपनी वैल्यू होगी, डेल्टा एच की भी अपनी वैल्यू होगी। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो क्यू और डेल्टा एच की वैल्यू बराबर होगी। जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू और डेल्टा यू बराबर होते हैं, उसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू और डेल्टा एच की वैल्यू बराबर होगी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्यू की वैल्यू कुछ और होगी, डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये याद रखना, एंथैल्पी हर कंडीशन पर डिफाइन है, कोई प्रेशर कांस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट एंथैल्पी क्या है, तो आंसर U प्लस पीवी। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर Q इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट चाहो तो ये बोल सकते हो एंथैल्पी को फील नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जहां तक हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी जूल है और P इंटू बी की यूनिट भी जूल में ही आती है, तो हाँ एंथैल्पी की यूनिट भी जूल ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, यस एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है। अब वो या तो मैथमेटिकली प्रूव करना होगा, जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन होने चाहिए। यहां पर अभी एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, U एक स्टेट फंक्शन है, P एक स्टेट फंक्शन है, V एक स्टेट फंक्शन है, इसी से हम कह सकते हैं H इज also a state function। एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन होती है। ये मैंने एंथैल्पी के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो यहां तक अभी आपको करना है। अब हम इस पोजीशन में भी है कि मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे सकता हूं। तो यहां पर एक तो आपको DPP नंबर 1 आपको मिली है, वो DPP 1 जो है वो आप सॉल्व करोगे। उसके अलावा DPP 1 के अलावा और भी होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जो थर्मोडायनेमिक्स की शीट आपको मिली है उसमें से भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक S1 में वन से लेके 14 S1 और DPP नंबर 1। DPP नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इन ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली आपको करना है, हर एक वर्ड को देखना अच्छी तरह से। एक हिंट में दे रहा हूं, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चंस है उसमें मोस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये एक हिंट आप लोगों के लिए, आपको ये सोचना है कि हाँ वो हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा। आइडियल की बात कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं या फेस चेंज की बात कर रहे हैं, इन सबको आपको सोचना होगा। तो वो बहुत अच्छी DPP है, DPP नंबर 01, उसको बहुत केयरफुली आपको करना है। खासकर ट्रू एंड फॉल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत केयरफुली करोगे, और S1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक आपको करना है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करोगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे अच्छे हैं उनको मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप इनके आंसर्स जो है, शीट के आंसर तो ऑलरेडी आपके पास है, बाकी DPP के आंसर जो है मैं इवनिंग तक यानी आज आप कर लीजिए।
इवनिंग 8 PM पर मैं इसके आंसर भी अपलोड कर दूंगा, जो ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर डाल दूंगा, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो और उसमें डाउट्स, उन ग्रुप्स पर आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। उनमें से मुझे जो लगेगा कि हाँ इन पॉइंट्स, इन क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट्स है, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा जिनमें मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा डाउट्स है। ओके, थैंक यू।